दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अधिवेशन में शामिल। लोकसभा जीतने की रणनीति पर मंथन और चिंतन। गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। 40 से ज्यादा विधायक गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पटरी पर लौट रही जिंदगी। प्रशासन ने दिन के कर्फ्यू में दी ढील। अब केवल रात में रहेगा बनभूलपुरा में कर्फ्यू। विकासनगर में हल्द्वानी हिंसा के खिलाफ रुद्र सेना का प्रदर्शन। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अराजक तत्वों से नुकसान की भरपाई की मांग। उधमसिंहनगर के जसपुर थाना क्षेत्र से 10 वारंटी गिरफ्तार। पुलिस ने 9 वारंटियों ने वारंट रिकॉल किए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत हुआ एक्शन। 10 मार्च से फिर शुरू होगा बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम। बर्फबारी ने रोकी थी काम की रफ्तार। ठंड कम होते ही प्रशासन में आया एक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां पहाड़ के विकास के लिए सरकार भले लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। आलम यह है कि डबल इंजन के नाम पर विकास का दावा करने वाली बीजेपी सरकार के राज में भी ग्रामीणों को सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और थराली प्रखंड की सीमा विनायकधार में सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष चल रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन और अनशन 13वें दिन भी जारी रहा, जहां ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर से जोड़ा जाए। 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद ग्रामीणों को थराली, बागेश्वर, गरुड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की टेंशन ग्रामीणों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और थराली प्रखंड में सीमा विनायकधार में सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष चल रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन और अनशन 13वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग बीएमबी मोटर मार्ग को कस्बी नगर से जोड़ा जाए। 5 किलोमीटर सड़क मार्ग बन जाने के बाद ग्रामीणों को थराली, बागेश्वर, गरुड़ जाने में लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़कें न होने से पूरा गांव खाली हो गया है। बचे हुए ग्रामीण भी सड़क के अभाव में गांव छोड़ने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी से नाराज आंदोलनकारियों ने गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर जंगल में अपना डेरा जमा लिया है, जहां बर्फबारी होने के बाद ठंड के प्रकोप है, साथ ही जंगली जानवरों का भी डर है। जंगल में 2 आंदोलनकारी मांगे पूरी न होने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। बीएमबी मोटर मार्ग तलवाड़ी कस्बी नगर मिलना है, मात्र 5 किलोमीटर रह गया है। एक चौखटिया वाली रोड है, माईथान टू चौखटिया, उसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, उसमें बहुत नुकसान होना है, बिल्कुल गड्ढे हैं। तीसरी मांग है हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माईथान में है। आज तक वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पढ़ाने के लिए यहाँ से चले गए, पलायन कर दिया हमने और माईथान में रहते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे गांव में तो कोई सुविधा है नहीं। हमें सरकार से ये आशा है कि हमें सुविधा चाहिए, करके हमें रोड की सुविधा चाहिए, हमें स्कूल। बहुत बड़ी मांग हमारी नहीं है। ये 50 वर्ष हो चुके हैं इस रोड को और ये 5 किलोमीटर नहीं जुड़ा पाए हैं। 3 विधायक मांगे हैं, वो 4 सूत्री मांगों पे उनका कहना है कि जब तक इसके संबंध में वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिल जाती हैं और ये काम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आमरण अनशन पर रहेंगे। हमारे द्वारा कल भी हमारे तहसील प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, वार्ता की गई थी। आज पुनः जो है हम यहाँ पर वार्ता के लिए आए हैं जिलाधिकारी के निर्देश पर, और वार्ता पर हम लोग कई दौर की यहाँ पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी इसमें विशेष सहमति नहीं बनी है। अपने आंदोलनकारी साथी 2 साथी हमारे नेगी जी और जोशी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूं।
और निश्चित तौर पे गांव वालों की बहुत जेन्युइन मांग है और ये सड़क बननी अत्यंत आवश्यक है। इस सड़क के बनने से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का एक सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा, इसीलिए इस सड़क के समर्थन में। आपको बता दें कि सड़क को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन से शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन की टीम ने आंदोलनकारियों को मनाने की और जबरन उठाने की भी कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते प्रशासन की टीम बेरंग ही लौट गई। वहीं दो आंदोलनकारियों की ओर से शुरू हुए इस आंदोलन को अब कई गांव के ग्रामीणों का भी समर्थन मिल गया है, जिससे ग्रामीण अब एकजुटता के साथ शासन से मांगों को पूरा कराने तक आंदोलन को जारी रखने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली सरकार के राज में सड़क के लिए आंदोलन करने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनने में आ रहा है कि जो थराली के आसपास के जो गांव हैं, काफ़ी समय से वहाँ लोग धरना पे मतलब प्रदर्शन पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे गांव को सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि हों चाहे सरकार हो, मतलब उनके सर पे जूं तक नहीं रह रही है। इसी प्रकार आप देखिए सड़क की मांग को लेकर यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ उपनल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वाली जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन तमाम लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाकर हर कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इन लोगों को ले आया जा रहा है। कहाँ का मामला बता रहे हैं? हाँ, गैरसैंण का मेरे भी संज्ञान में आया, आज समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा। तो गैरसैंण तो उत्तराखंड का हृदय है और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, स्थायी राजधानी की ओर अग्रसर है। ठीक, निश्चित रूप में जो भी उनकी डिमांड्स हैं और जिस चीज को लेके वो अनशन करना पड़ रहा है उनको, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की टेंशन ग्रामीणों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ की जनता को सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील में एडवोकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। एसोसिएशन के मुख्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रकाश और सह चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र बिक्री प्रक्रिया में दूसरे दिन अध्यक्ष पद पर 4 जबकि उपाध्यक्ष और सचिव पद पर 3 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। बताया कि इस बार एसोसिएशन चुनाव में 261 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इस बार नैनीताल बार काउंसिल के पर्यवेक्षक भी आएंगे। निष्पक्ष ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। श्रीमान जी, आज ये हमने जो नामांकन वाली बात कल से शुरू थी 16 तारीख से, और आज 17 तारीख तक 4 साढ़े 3 बजे तक बिक्री का टाइम दिया गया है नामांकन का। फिलहाल अध्यक्ष पद पर 4 पर्चे के लिए बिके हैं, उपाध्यक्ष 3, सचिव 3, सह सचिव 1, पुस्तकालय अध्यक्ष 1, आयव्यय निरीक्षक 1, सदस्य 5 और कोषाध्यक्ष पद पर 2 पर्चों का अभी बिक्री हुई है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद आज तो बिक्री का, और 19 तारीख में फिर इनकी जो जमा करेंगे फिर ये भर के अपने में। उसके बाद फिर 20 तारीख में जो है हमारा इन पर जांच होगी जिसका, और 21 तारीख में जो वापस लेना चाहेगा कोई अपना पर्चा वापस ले सकता है। उसके बाद 21 में फाइनल कर देंगे कौन किस पद पर उम्मीदवार घोषित होगा। के कार्यकारिणी के चुनाव में नज़र बनाए हुए हैं, और इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि हमारी बार रजिस्टर्ड बार है और नैनीताल बार काउंसिल के अधीन काम करती है। वहाँ पे फिर भी हमारा अभिलेखन हुआ है, और हमने पर्यवेक्षक के लिए बार काउंसिल को सूचना भेज दी है। वहाँ से यहाँ पर्यवेक्षक भी आएंगे और बार काउंसिल भी हमारे चुनाव में जो है नज़र रखे हुए है। और इस बार हमारे यहाँ पर मतदाता जो हैं 261 की सूची है। इस चुनाव में 261 उम्मीदवार अपना जो है वोट का मतदान करेंगे, और बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो चुनाव होगा। इस बार एडवोकेट एसोसिएशन में बहुत उत्साह है।
हल्द्वानी में हुए उपद्रव सहित प्रदेश में होती जा रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आज रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी की अगुवाई में संस्था से जुड़े लोगों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। ज्ञापन में हल्द्वानी में हुई हिंसा का जिम्मेदार बाहरी लोगों की बसावट को मानते हुए कहा गया कि प्रदेश में पिछले कुछ ही समय में उत्तराखंड के हिस्से में बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदली है, जिसका कारण वोट बैंक के लालच में बाहरी लोगों को यहां बसाकर हर सरकारी सुविधाएं देना है। रुद्र सेना की ओर से मांग की गई कि हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं अराजक तत्वों से की जानी चाहिए। साथ ही हिंसा में मुख्य रूप से शामिल लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड में रह रहे बाहरी लोगों का सत्यापन कर उनका वोट का अधिकार छीनकर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। हल्द्वानी में हुई हिंसा के विरुद्ध में हम विकास नगर तहसील एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं। हल्द्वानी में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, पत्रकार पुलिस पर जानलेवा हमला किया, उनको फांसी की सजा का प्रावधान हो। पूरे प्रदेश के अंदर अवैध बसावट पूरी तरीके से बंद हो। नदी नालों में जिन लोग अवैध तरीके से बसे हैं उनको तत्काल प्रभाव से खदेड़ा जाए, उनके अतिक्रमण को तोड़ा जाए। तीसरा, धार्मिक स्थल के में चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, तत्काल प्रभाव से माइक बंद किए जाएं। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम किसी की अजान, किसी की कोई चीज नहीं सुनना चाहते हैं, हमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। चौथी बात, रोडों ठेली पटरी जो अवैध तरीके से रोडों के किनारे एक्सीडेंटल मामला बन रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और जौनसार बावर में 800 बीघा जमीन जो अवैध तरीके से 1967 के बाद नाम लगी है, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो लोग वहां बस रहे हैं अवैध तरीके, उनको बाहर किया जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और पिछले दिनों हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद से शहर के हालात सामान्य करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर पर सुझाव भी दिए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, इस पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब प्राथमिकता हल्द्वानी शहर के जन सामान्य को बेहतर माहौल देने की है। लिहाजा लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन हमें लग रहा था ऐसे मौके पे आप हजरात हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारे जो है सफाई कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस मीटिंग में आने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा और ऐसा लगा कि आप हजरात जो है, आपके दिलों में बनभूलपुरा क्षेत्रवासियों के लिए कोई नफरत नहीं है। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे, वो चिंताजनक था। उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के,
उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत एसएसपी के निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों से जारी गैर जमानती वारंट की तामील हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जसपुर थाना क्षेत्र से 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। वहीं काशीपुर की सीओ अनुषा बड़ोला ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसमें लगातार कार्यवाही की जा रही है। जसपुर पुलिस द्वारा 19 वारंटियों को तामील कराया गया, जिसमें से 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 9 वारंटियों को वारंट रिकॉल करा लिया गया है। सभी थानों द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उसमें दफा 60 की कार्यवाही हो, गुंडा या गैंगस्टर की कार्यवाही हो या एनडीपीएस की कार्यवाही हो, मुस्तैदी के साथ की जाएगी। मुस्तैद है इलेक्शन के मद्देनज़र। इसमें हम लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जसपुर थाने द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 19 वारंटियों को तामील कराए गए, जिसमें 10 वारंटी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 10 के अलावा 9 वारंटी ने रिकॉल करवा अपना वारंट। तो टोटल 19 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वही मैं बता रही हूँ कि पूरे सारे थानों द्वारा प्रिवेंटिव पे पूरा जोर रहेगा। इसमें चाहे 60 की कार्रवाई हो, चाहे गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई हो या एनडीपीएस की कार्रवाई हो, लगातार मुस्तैदी से की जाएगी। हेली सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। एसडीएम हल्द्वानी ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद ये सेवा 22 फरवरी से 2024 से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा हेतु ट्रायल किया गया था। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन द्वारा हेलीपैड से हवाई सेवा सुचारू हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसके बाद 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ होगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है। नई टिहरी आजीवनीत मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने विधिवत रूप से अपना चार्ज संभाला। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले भी मैं जनपद में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों से भी मैं भलीभांति परिचित हूं। मुझे बताया गया है कि टिहरी जनपद विकास के क्षेत्र में प्रदेश में नंबर 1 है और सभी योजनाएं अच्छी से चल रही हैं। कहा कि मेरा प्रयास होगा कि नंबर 1 को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना है ताकि दूसरे नंबर का फासला काफी लंबा हो जाए, जो कि जनपद की प्रगति और अच्छी हो तथा योजनाएं जो चल रही हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और स्वरोजगार को भी बढ़ाया जा सके। मैं पहले भी जनपद में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और जनपद की भौगोलिक स्थिति से भी मैं भलीभांति परिचित हूं। और जैसा कि मुझे यहां बताया गया कि टिहरी जनपद विकास के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है और सभी योजनाएं बहुत अच्छे से यहां पर चल रही हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा कि इसके जो ये नंबर 1 है इसको इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाना है जो कि दूसरे नंबर पर जो है उसके लिए फासला बहुत लंबा हो जाए और जो जनपद की प्रगति है वो और अच्छी हो। और इसमें इस पर भी विचार किया जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो योजनाएं हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। योजनाएं पूर्ण होने के साथ में उनकी गुणवत्ता भी उच्च कोटि की हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ में जो हमारे स्वरोजगार के अवसर हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उद्यमिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने जो जीवन यापन है वो भलीभांति कर पाएं। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की और राज्यपाल ने भारतीय तट रक्षक के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर कृपा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड पॉलिएंड्री चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक हिमालयन ट्राइब का विमोचन किया।
लेखक द्वारा इस पुस्तक में जैनसारी जनजाति समुदाय की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, जाति व्यवस्था, विवाह और त्योहारों की विशिष्टता, अर्थव्यवस्था, भाषाई स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी है। कुछ विधायकों द्वारा बजट सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की पैरवी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि जो लोग ठंड की वजह से गैरसैंण से दूरी बनाना चाहते हैं उन्हें उत्तराखंड छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके साथ कहा गया कि गैरसैंण उत्तराखंडियत का प्रतीक है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, यहाँ तो हिमालयी मौसम सदा ही रहना चाहिए। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। अब यदि हिमालयी राज्य के विधायकों को ही अपने प्रदेश में ठंड लग रही है तो उनका यहाँ रहने का क्या औचित्य है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपना प्रदेश छोड़कर अपने मनमाफिक मौसम वाली जगहों पे चला जाना ही बेहतर होगा। ये हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य में यदि सरकार को ठंड लग जाएगी, विधायकों को ठंड लग जाएगी, तो फिर ये हिमालयी राज्य किस अवधारणा का। हमको पार्लियामेंट के पास फिर जाना चाहिए, कहना चाहिए जो हिमालयी राज्य के रूप में आपने उत्तराखंड को बनाया है उसको निरस्त करिए, इसको जो है सामान्य राज्य के रूप में गठित करिए। फायदा लेने के लिए हम हिमालयी राज्य का नाम लेते हैं। और जब ठंड, अरे भाई हिमालय का स्वभाव है, वहाँ ठंड भी पड़ेगी, बर्फ भी होगी, बारिश भी होगी, जंगल भी होंगे, हवाएं भी होंगी, चढ़ाई भी होगी। तुम जब उससे घबरा रहे हो, और मैं विधायकों ने क्या किया मैं उस पर टिप्पणी नहीं, लेकिन सरकार ने यदि कहीं से आग्रह आया भी था तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये लग रहा है कि यह आग्रह जो है सरकार स्पॉन्सर्ड था। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए हजारों की तादाद में सीटों के बैनर तले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे अतिरिक्त सेवा ली जा रही है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतनभोगी बनाते हुए न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए और कहा कि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि देश के विभाजन के बाद लाखों हिंदू बंगाली समाज के लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसाया गया था, परंतु भारतवर्ष के 8 राज्यों में बंगाली समाज के कुछ उपजातियों को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा प्राप्त है। केवल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बंगाली समाज के अनुसूचित जाति में केवल छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, जिसको लेकर बंगाली महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष उक्त समस्याओं के निदान के लिए गुहार लगाई गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।